नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। अपन ने डेफिनेशन एनिमल हस्बेंड्री की देखी थी। इसके अलावा अपन ने एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। अपन ने कहा था कि जो एनिमल्स है उनको स्टोमक के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट अपन ने कहा था रूमिनेंट, सेकंड अपन ने कहा था नॉन रूमिनेंट और थर्ड अपन ने कहा था स्यूडो रूमिनेंट। उनके अलग अलग पार्ट्स की अपन ने बात कर ली थी। इसके अलावा डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है उसकी भी अपन ने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन टर्म्स जो है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड उनकी। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट ये टर्म्स है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। और कुछ टर्म्स इनमें से जो पुराने पेपर आपके हुए हैं, डबल एओ है, एओ है, प्री पीजी है, इन सभी के अंदर पहले भी पूछे हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज डी हॉर्निंग की। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई डी हॉर्निंग की। डी हॉर्निंग क्या होता है, कब अपन डी हॉर्निंग करते हैं, इन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो डी हॉर्निंग, जब भी आप एनिमल हस्बेंड्री में टर्मिनोलॉजी देखते हो और किसी भी टर्म के आगे आपको अगर डी लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि आपको या तो कुछ हटाना है या कुछ काटना है। यानी कुछ न कुछ कटेगा या हटेगा। जैसे ही डी दिखे आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए। तो बात करते हैं अपन डी हॉर्निंग की। तो इसके आगे भी आपको पहले डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो डी के अगर मतलब की बात करूं तो आपको पता है कुछ न कुछ कट करना है, रिमूव करना है, यानी कुछ आपको हटाना है। और आगे लिखा हुआ है हॉर्निंग, और जो हॉर्निंग वर्ड है ये बना है हॉर्न से। हॉर्निंग वर्ड बना है हॉर्न से, गाड़ियों वाला ये हॉर्न नहीं है। हॉर्न का मतलब हिंदी के अंदर होता है सींग। सींग। तो अब आपको सीधा पता चल गया होगा कि इस टर्म का है वो मतलब क्या होने वाला है, इसकी डेफिनेशन है वो क्या होने वाली है। यदि आप एनिमल्स के अंदर हॉर्न्स को रिमूव कर देते हो, हॉर्न्स को हटा देते हो, काट देते हो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डी हॉर्निंग कहते हैं। तो सीधा आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ हॉर्न्स। रिमूवल ऑफ हॉर्न्स, उसी को अपन क्या कहते हैं, डी हॉर्निंग कहते हैं। अब डी हॉर्निंग जो अपन करते हैं वो लेटर एज के अंदर करते हैं, जब अपना पशु है वो बड़ा हो जाता है, उसके सींग है वो ग्रो कर जाते हैं। उस स्टेज के अंदर अगर अपन सींगों को हटाते हैं तो उसी को अपन डी हॉर्निंग कहते हैं। एक इससे रिलेटेड ही टर्म होता है डिसबडिंग। तो डिसबडिंग की भी अपन बात करेंगे। तो जो डी हॉर्निंग करते हैं अपन लार्ज एनिमल्स में करते हैं, बड़े एनिमल्स में करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके सींग है वो ग्रो कर जाते हैं, तो लेटर एज के अंदर अगर अपन उनके सींगों को हटाते हैं तो उसी को अपन डी हॉर्निंग कहते हैं। जैसे पशु बड़ा हो गया, उसके सींग को अपन कट कर देते हैं, तो ये डी हॉर्निंग कहलाता है। सेकेंड अपन बात करते हैं डिसबडिंग की। नेक्स्ट जो अपने पास में वर्ड है वो है डिसबडिंग। तो इसके अंदर भी आपको डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और डी का मतलब आपको पता है कि कुछ न कुछ आपको रिमूव करना है, कुछ न कुछ आपको हटाना है। आगे लिखा हुआ है बडिंग, और जो बडिंग वर्ड है ये बना है बड से। बडिंग वर्ड बना है बड से। बड का हिंदी में मैं बात करूं कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसको कलिका कह सकते हो। यानी आपको किस एज के अंदर सींगों को हटाना है, कलिका अवस्था में, बर्ड स्टेज के अंदर। जब हॉर्न्स है वो बिल्कुल छोटे होते हैं, बर्ड फॉर्म में होते हैं, बटन फॉर्म में होते हैं, जैसे अपने शर्ट का बटन होता है, उस स्टेज के अंदर अगर अपने पास में हॉर्न्स है तो उनको अगर अपन रिमूव कर देते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डिसबडिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डिसबडिंग क्या होता है, किस एज के अंदर डिसबडिंग करनी चाहिए, कौन सा मेथड है वो सबसे अच्छा होता है, कौन सा केमिकल है वो काम में लिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधी अगर डेफिनेशन की अपन बात करें तो रिमूवल ऑफ हॉर्न्स एट बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज के अंदर अगर अपन सींगों को हटा देंगे तो उसी को अपन क्या कह देंगे, डिसबडिंग कह देंगे। अब बात करें कि किस एज के अंदर अपने को सींग हटाने हैं, तो एज भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपका एनिमल्स है वो 1 से 2 वीक का हो, 1 से 2 वीक का हो, उसी एज के अंदर अगर अपन सींगों को हटा देते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डिसबडिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है वीक के अंदर आपसे पूछा जाए, डे भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे 7 से 10 दिन लिखा हुआ मिल गया, या आपको मिल गया 7 से 15 दिन मिल गया, या 10 से 15 दिन, कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो इस रेंज के अंदर आपको ध्यान रखना है
क्योंकि ये क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन सब में ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता रहता है। तो बर्ड स्टेज के अंदर हॉर्न्स को रिमूव करना है और 1 से 2 वीक की एज में रिमूव करना है। अगर मैं बात करूं इसके मेथड की, सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा होता है? अगर आपको बर्ड स्टेज के अंदर सींग को हटाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। आपको केमिकल है वो काम में लेना है और ये जो मेथड होता है वो सबसे अच्छा होता है, सूटेबल होता है, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आप आसानी से कम टाइम के अंदर एनिमल्स के जो हॉर्न्स है उसको रिमूव कर सकते हो। तो केमिकल की अगर मैं बात करूं कि कौन सा केमिकल अपने को काम में लेना है, तो केमिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो केमिकल भी आपको पता होना चाहिए। कास्टिक पोटास KOH है वो अपन इसमें काम में लेते हैं मोस्टली, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सबसे बेस्ट एज है वो कौन सी होती है डिसबडिंग के लिए, इसके अलावा किस केमिकल से अपन सींग हटाते हैं, और सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हो अपने पास में जब एनिमल्स 1 से 2 वीक की एज का होता है तो उसका जो बर्ड फॉर्म में जो हॉर्न्स होता है उस पे अपन KOH की टेबलेट लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और जो जहां से सींग निकला है, जहां से बर्ड निकली है, उस पे अपन घुमाते रहते हैं, रब करते रहते हैं। और जब आपको लगे कि अब यहाँ से ब्लड निकलने वाला है तो उस स्टेज में अपन उसको छोड़ देते हैं, उससे पहले ही अपन उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में उस एनिमल में लाइफ टाइम है वो हॉर्न्स नहीं निकलता है। इसके बाद में लाइफ टाइम आपको सींग नहीं देखने को मिलेगा। जबकि जो डी हॉर्निंग अपन करते हैं उसके अंदर अपन सींग को काटते हैं तो वो वापस भी ग्रो कर सकता है। तो ये डिफरेंस है डिसबडिंग और डी हॉर्निंग के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉकिंग की। और जो डॉकिंग है इसके रिलेशन के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि डॉकिंग है उसका रिलेशन है वो कौन से एनिमल से है। अगर इसके संबंध की मैं बात करूं, यहाँ पे आप पिक्चर देख के समझ सकते हो, इसका जो रिलेशन है वो भेड़ से होता है, शिप से होता है। इसके अलावा बात करें कि डॉकिंग आखिर होता क्या है, तो जो भेड़ होती है उसके अंदर पूंछ को अपन काट देते हैं, उसकी टेल को रिमूव कर देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा भेड़ है वो परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। यानी इस पे पैरासाइट्स अगर एक बार चढ़ गया इसके शरीर पे तो आसानी से रह सकता है लंबे टाइम तक, क्योंकि इसके शरीर पे वुल पाई जाती है, ऊन पाई जाती है, और ऊन में पैरासाइट है वो आसानी से रह सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो पूंछ होता है जब ये ग्रेजिंग के लिए जाती है तो इस ग्राउंड पे टच करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसका जो बेक रीजन है उस पे इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो अपन क्या करते हैं, जब ये बिल्कुल छोटी होती है, कम एज की होती है, उसी एज में इसकी जो पूंछ है उसको अपन काट देते हैं, पूंछ को अपन रिमूव कर देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। तो आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ टेल, रिमूवल ऑफ टेल इन शिप, उसी को अपन क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। अगर बात करें कि किस एज के अंदर अपने को डॉकिंग करनी है, किस एज में आपको पूंछ काटनी है, तो एज के बारे में अपन देख लेते हैं। जब आपकी जो शिप है, भेड़ है, वो 1 से 2 वीक की हो, उसी एज के अंदर आपको क्या कर देना है, उसमें डॉकिंग कर देना है। तो ये डॉकिंग का फायदा होता है। इसके अलावा जो अपने लार्ज एनिमल्स है, केटल है, बफेलो है, उनमें अपन ये प्रोसेस है वो नहीं करते हैं, डॉकिंग अपन उनमें नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उनमें अपन डॉकिंग कर देते हैं तो एक तो उनकी जो प्राइस है, इकोनॉमिक प्राइस है, वो घट जाएगी, उनको कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा जो पूंछ है उसका और भी उपयोग करते हैं, वो मच्छर मक्खी उड़ाने के लिए भी काम में लेते हैं, इसलिए अपन उनमें डॉकिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में डी बीकिंग। और अभी अपन ने बात की थी जहां पे भी आपको डी दिखे आपको समझ जाना है कुछ काटना है या कुछ हटाना है। और जैसे ही आपको डी दिखा मतलब कुछ न कुछ कटेगा, कुछ न कुछ रिमूव होने वाला है। डी का मतलब आपको पता है रिमूव करना है, और आगे लिखा हुआ है बीकिंग, और जो बीकिंग वर्ड है ये बना है बीक से, बीकिंग वर्ड बना है बीक से, और बीक का हिंदी में मतलब होता है चोंच। हिंदी में आप कह सकते हो चोंच। अब आपको पता है चोंच किस में पाई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि आपके गाय भैंस भेड़ बकरी में चोंच आपको देखने को मिलेगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो चोंच पाई जाती है बर्ड्स के अंदर, पक्षियों के अंदर। और पक्षी अगर अपन एनिमल हस्बेंड्री में कोई पढ़ते हैं तो वो है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री के अंदर अगर अपन उसकी बीक को रिमूव कर देते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डी बीकिंग कहते हैं। यानी रिमूवल ऑफ बीक इन हैन क्या कहलाता है, डी बीकिंग कहलाता है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, रिमूवल ऑफ बीक
इन पोल्ट्री, उसी को अपन क्या कहते हैं, डी बिकिंग कहते हैं। अगर बात करें कि डी बिकिंग अपन करते क्यों है, इससे अपने को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है किस रेशियो में अपने को चोंच को काटनी है, क्यों काटनी है। तो आपने देखा होगा जितने भी बर्ड्स होते हैं या मुर्गी होती है, आपने देखा हो तो उसकी जो बीक होती है आगे से बिल्कुल शार्प होती है, तीखी होती है। तो इनमें क्या होता है, एक कैनाबोलिज्म की प्रोसेस होती है। जब इनके अंदर सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना स्टार्ट कर देती है, उसको अपन कहते हैं कैनाबोलिज्म। तो जो कैनाबोलिज्म है उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनमें डी बिकिंग करते हैं। यानी इनकी जो बीक है, चोंच है, उसका कुछ पार्ट है वो अपन काट के अलग कर देते हैं। तो यानी जो चोंच है वो आगे से शार्प नहीं रहेगी। अगर ये दूसरे बर्ड्स को चोंच भी मारती है तो वो घायल नहीं कर पाएगी, उसको मार नहीं पाएगी। इसलिए अपन उस प्रिवेंट करने के लिए, कैनाबोलिज्म से बचाने के लिए इसकी जो बीक है उसको अपन काट देते हैं और उसी को अपन डी बिकिंग कहते हैं। अब किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन इसको काटते हैं, तो उसका नाम है डी बिकर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डी बिकर यंत्र है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसको जैसे ही अपन ऑन करते हैं, ये यहाँ पे जो ब्लेड लगी हुई है ये गर्म होती है और अपन बर्ड्स को पकड़ के जितनी बीक अपने को काटनी होती है उसको इधर डाल देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। तो जो यंत्र है उसको अपन कहते हैं डी बीकर। डी बीकर की सहायता से अपन है वो चोंच को रिमूव करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस रेशियो के अंदर आपको चोंच काटनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो की अगर अपन बात करें तो जो बीक होती है उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे अपने लिप्स होते हैं अपर और लोअर, वैसे ही बर्ड्स के अंदर दो बीक आप यहाँ पे देख सकते हो, अपर और लोअर। तो अपर जो बीक होती है उसको अपन कितना काटते हैं और लोअर को कितना काटते हैं, अपर और लोअर। अगर इस रेशियो के बारे में अपन बात करें तो अपर है उसको अपन काटते हैं 1/4 पार्ट और लोअर है उसका काटते हैं 1/8 पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। किस एज के अंदर आपको डी बिकिंग करनी है, तो जो आपकी मुर्गियां हैं जब 1 महीने के अंदर अंदर हो तो उस एज के अंदर अपन उनमें क्या कर देते हैं, डी बिकिंग करते हैं। और कैनाबालिज्म से बचाने के लिए अपन मुर्गियों में क्या करते हैं, डी बिकिंग करते हैं। कैनाबोलिज्म आपको पता है चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करती है। कैनाबोलिज्म क्यों होता है, सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी से होता है, वो उसका सिम्टम है कि उनमें सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी अब है वो हो चुकी है। तो ये बात हो गई डी बिकिंग की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी वर्मिंग की। इसमें भी आपको डी देखने को मिल रहा है, यानी इसमें भी आपको कुछ रिमूव करना है, कुछ हटाना है। तो डी का मतलब आपको पता है रिमूव होगा, कुछ न कुछ आपको हटाना है। आगे लिखा हुआ है वर्मिंग, और वर्मिंग जो है वो बना है वर्म से, और वर्म का मतलब आपको पता होगा कीड़ा होता है या कीड़े आप कह सकते हो। यानी जो पशु है एनिमल से उनके पेट और आंतों के जो कीड़े होते हैं उनको आपको हटाना है, उनको रिमूव करना है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डी वर्मिंग कहते हैं। तो ये सिंपल सी चीज हो गई। इसके अंदर आपने देखा होगा घर पे भी अगर आपके पास में एनिमल्स है तो उनमें भी अपन कीड़े की टेबलेट है वो उनको देते हैं। एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल नाम से टेबलेट्स है वो अपन लार्ज रूमिनेंट्स में अपन काम में लेते हैं, और साल के अंदर 2 बार अपने को डी वर्मिंग है वो करनी होती है। तो ये बात हो गई डी वर्मिंग की, यानी जो इंटरनल पैरासाइट्स है उनको अपने को रिमूव करना है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डी वर्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है कास्टिंग, और कास्टिंग का मतलब होता है पशु को कंट्रोल करने के लिए जो जमीन पे अपन गिराते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। अगर अपने को पशु का कोई ट्रीटमेंट करना है या अपने को उसमें सर्जरी करनी है, दवाई उसको देनी है, तो अपन उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहले कंट्रोल करते हैं। तो वो जो कंट्रोल करने के लिए पशु को जमीन पे गिराते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। यानी आप कह सकते हो थ्रोविंग ऑफ एनिमल ऑन ग्राउंड, पशु को जमीन पर गिराना ही क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपको एनिमल को गिराना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जब अपन ने पढ़ा था एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, उसमें अपन ने देखा था रूमिनेंट्स जो एनिमल होते हैं उनमें 4 पार्ट पाए जाते हैं स्टोमक के, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो जो रूमेन है वो सबसे बड़ा पार्ट अपन ने बात की थी उसकी, 80% वो अकेला था और फूड के स्टोरेज का काम कर रहा था, भोजन के स्टोरेज का काम कर रहा था। तो जो रूमेन पार्ट होता है एनिमल्स के अंदर, जो रूमेन पार्ट है वो पाया जाता है लेफ्ट साइड। रूमेन किस तरफ मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड के अंदर मिलेगा।
तो जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर रुमेन प्रेजेंट होता है, तो हमेशा अपन एनिमल्स है उसको राइट डायरेक्शन में अपन जमीन पे गिराते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एनिमल्स को किस तरफ आपको गिराना है, दाईं तरफ हमेशा गिराना है, क्योंकि अगर बाईं तरफ अपन उसमें गिरा देंगे तो जो रुमेन है वो लेफ्ट साइड में होता है और उसके अंदर गैस फॉर्मेशन हो सकता है, पशु के अंदर आपरा आ सकता है, ब्लोट उसमें हो सकता है। इसके अलावा जब ब्लोट होता है उसको निकालने के लिए भी अपन पशु को हमेशा दाईं तरफ गिराते हैं, क्योंकि बाईं तरफ जो बाईं कोख उसकी होती है उसके अंदर अपन ट्रोकार केनुला नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे अपन छेद निकालते हैं और उसके शरीर के जो रुमेन है उसमें जो गैस है उसको अपन निकाल देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, पशु को आपको राइट साइड में गिराना है, लेफ्ट साइड में रुमेन है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपने पास में है सिलेक्शन। और सिलेक्शन तो सबको पता है कि क्या होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये आपको भी पता है, जिसके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे उसी का सिलेक्शन होता है, जो सबसे इंटेलिजेंट होता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो एनिमल्स के केस में आपको क्या करना है, जो सबसे अच्छा होगा, जिसका प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, जिसकी एज कम होगी, उसको छांट के आपको अलग करना है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। तो आपके पास में एनिमल्स का एक ग्रुप है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमल्स का ग्रुप है, उसके अंदर से अपने को कुछ एनिमल्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए छांट के अलग करने हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। जो ग्रुप होता है उसको अपन, अगर लार्ज रूमिनेंट्स की मैं बात करूं तो उसको हर्ड कहते हैं। तो सेलेक्टिंग एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप और हर्ड भी आप कह सकते हो, हर्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हो, फॉर नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली पीढ़ी के लिए कुछ एनिमल्स है वो आपको छांट के अलग करने हैं एक ग्रुप के अंदर से, हर्ड के अंदर से, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। अब जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले, ज्यादा मिल्क वाले एनिमल्स होंगे उनको छांट के अपन अलग कर लेते हैं, बाकी एनिमल्स को अपन साइड में निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, अपने फार्म से निकाल देते हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ये बात हो गई सिलेक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इससे आप अपोजिट भी कह सकते हो सिलेक्शन से, वो है कलिंग। कलिंग की अगर मैं बात करूं कि कलिंग क्या होता है, तो सिलेक्शन में अपन ने अच्छे कैरेक्टर वाले जो एनिमल्स थे, अच्छी परफॉर्मेंस वाले एनिमल्स थे, उनको छांट के अलग कर लिया था। लेकिन जो कलिंग होता है उसमें इसके अपोजिट अपन करते हैं, जो अनप्रोडक्टिव या अन इकोनॉमिक एनिमल होते हैं, जो अपने लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जिनका उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है या बूढ़े हो जाते हैं, बीमारियां जिनमें ज्यादा आने लग जाती है, तो उनको अपन क्या करते हैं, फार्म पे नहीं रखते हैं। घर पे भी आपने देखा होगा, उन एनिमल्स को अपन रिमूव कर देते हैं, अपने फ्लॉक से, अपने हार्ड से निकाल देते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव और अनइकोनॉमिक एनिमल फ्रॉम हर्ड। और हर्ड आपको पता है, जो लार्ज एनिमल्स है उनके ग्रुप को अपन हर्ड कहते हैं, यानी जो ग्रुप है उसमें से बेकार जो एनिमल्स होते हैं या जिनका उत्पादन कम हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, बीमारियां ज्यादा उनके अंदर आती है, तो उनको अपन रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। इसके अलावा दो चीजें अपन और देख लेते हैं साथ के अंदर, एक होता है आइसोलेशन और एक होता है क्वारंटाइन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन दोनों की बात भी अपन यहीं पे कर लेते हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा 12th लेवल के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि डिजीज एनिमल को सेपरेट करते हैं हेल्थी एनिमल से, उसको कलिंग कहते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो जब आइसोलेशन ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट ना हो। लेकिन अगर आइसोलेशन ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट हो तो आपको यही करना होता है। तो डिजीज एनिमल होता है, डिजीज एनिमल होता है, उसको हेल्थी एनिमल से अगर अपन सेपरेट करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन की मैं बात करूं तो जो सस्पेक्टेड एनिमल होता है या न्यूली परचेज एनिमल होता है, यदि अपन कोई नया एनिमल बाहर से खरीद के लाते हैं, परचेज करके लाते हैं, तो अपने को पता नहीं होता कि उनमें कोई डिजीज है या नहीं है, तो अपन उसको कुछ दिन के लिए, लार्ज रूमिनेंट्स के केस की मैं बात करूं तो 30 डेज, 30 दिन के लिए अपन उनको बाकी एनिमल्स जो अपने पुराने एनिमल्स है उनसे अलग रखते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं। यानी अपने को कंफर्म नहीं है कि उसमें डिजीज है या नहीं है, अपन कुछ टाइम उसको सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं, यदि उसके अंदर डिजीज होगा तो उसके सिम्टम्स अपने सामने आ जाएंगे और अपन उसको ट्रीटमेंट
दे सकते हैं, तो उसको अपन कहते हैं क्वारंटाइन। आइसोलेशन मतलब डिजीज, जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशु से अपन सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और जो अन इकोनॉमिक एनिमल होता है या अनप्रोडक्टिव एनिमल होता है उसको निकालना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास में है फल्सिंग। फल्सिंग, और जो फल्सिंग है इसके रिलेशन की संबंध की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रिलेशन है वो भी सिप से है, भेड़ से होता है। अगर बात करूं कि होता क्या है, तो सिप है उसके अंदर ब्रीडिंग सीजन से पहले या लैम्बिंग से पहले अपन क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करवाते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं? फल्सिंग कहते हैं। फीडिंग एक्स्ट्रा राशन, फीडिंग एक्स्ट्रा राशन। अब जो एक्स्ट्रा राशन अगर अपन बात करें 12th की बुक के आधार पे, तो जो प्रेग्नेंट शिप होती है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी जो लैम्बिंग है उससे 2 से 3 वीक पहले अपन उसको एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें आईसीआर की जो हैंडबुक है उसके अकॉर्डिंग, तो जो ब्रीडिंग सीजन इनके अंदर होती है उससे पहले, ब्रीडिंग सीजन जो होती है उससे पहले अपन उनको कुछ एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 2 से 3 वीक पहले। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए आपको दोनों चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। यदि अपन 12th लेवल की बात करें तो उसमें होता है कि गर्भित जो भेड़ होती है, आपकी प्रेग्नेंट भेड़ होती है, उसको लैम्बिंग से पहले, लैम्बिंग का मतलब है बच्चे देने से पहले 2 से 3 वीक पहले अपन उसको कुछ अतिरिक्त कंसंट्रेट आहार, सांद्रित आहार है वो देते हैं, उसको फल्सिंग कहते हैं। अगर मैं बात करूं एंड जो अपनी हैंडबुक है एनिमल हस्बेंड्री की आईसीआर की उसके अकॉर्डिंग, तो जो ब्रीडिंग सीजन है, जो प्रजनन अपन करवाते हैं, तो ब्रीडिंग सीजन आने से पहले 2 से 3 सप्ताह पहले अपन उनको कुछ एक्स्ट्रा कंसंट्रेट देते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? फल्सिंग कहते हैं। इंपोर्टेंट टर्म है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। फल्सिंग का रिलेशन कौन से एनिमल से है, कितने टाइम पहले अपन फल्सिंग करते हैं, फल्सिंग होता क्या है, तो ये इंपोर्टेंट टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेमिंग अप की। तो जो स्टेमिंग अप है इसके रिलेशन की अगर मैं बात करूं, इसके संबंध की मैं बात करूं, तो जो इसका संबंध है वो है केटल और बफेलो से। केटल और बफेलो, गाय और भैंस से इसका संबंध होता है। और जो फल्सिंग अपन ने बात की उसका संबंध, रिलेशन है वो शिप से होता है, भेड़ से होता है। इसमें सेम चीज है, अपने पास में प्रेग्नेंट या तो गाय है या भैंस है, तो उसकी जो काविंग है उससे पहले अपन एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करवाते हैं। घर पे भी आपने देखा होगा, यानी जो प्रेग्नेंट कैटल और बफेलो है उसके काविंग से पहले, बिफोर काविंग, ये आपको ध्यान रखना है, बिफोर काविंग एक्स्ट्रा राशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? स्टेमिंग अप कहते हैं। लेकिन कितने टाइम पहले आपको करवाना है? तो 6 वीक पहले, 6 सप्ताह पहले। उसकी काविंग के 6 सप्ताह पहले एक्स्ट्रा राशन अगर अपन उसको प्रोवाइड करवा देते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं? स्टेमिंग अप कहते हैं। गर्भित गाय या भैंस को ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला जो एक्स्ट्रा राशन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? स्टेमिंग अप कहते हैं। उससे क्या होगा, एक तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, इसके अलावा उसका जो बच्चा होगा वो हेल्थी होगा और जो आपकी केटल बफेलो है वो भी हेल्थी होगी। नेक्स्ट अपने पास में है कास्ट्रेशन, और कास्ट्रेशन है वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है। कास्ट्रेशन के साथ में अपन एक और चीज देखेंगे, वेसेक्टोमाइजेशन। वेसेक्टोमाइजेशन, कास्ट्रेशन, अगर कास्ट्रेशन की अपन बात करें तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो मेल पशु होता है उसके अंदर जो टेस्टिस होता है उसको अपन अनफंक्शनल कर देते हैं, अनफंक्शनल ऑफ टेस्टिस। यानी जो टेस्टिस है उसको अपन अनफंक्शनल कर देते हैं, या हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो जो टेस्टिस है, वर्षण है, उसको निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे वो काम करना बंद कर देता है। आपका जो मेल एनिमल है वो प्रजनन नहीं कर पाएगा, ब्रीडिंग वो नहीं कर पाएगा, मेटिंग वो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का जो एनिमल होता है उसको अपन कहते हैं कास्ट्रेटेड एनिमल। अगर बुल की मैं बात करूं, कास्ट्रेटेड बुल की बात करूं कि बैल को अपन क्या कहते हैं, तो उसको ब्लॉक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं गोट के अंदर कास्ट्रेटेड जो मेल है तो उसको वीडर कहा जाता है। ये टर्म्स अपन आगे देखेंगे, कॉमन टर्म्स के अंदर अपन देखेंगे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कास्ट्रेशन में आखिर होता क्या है। जो टेस्टिस है, वर्षण है, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, अनफंक्शनल कर दिया जाता है,
और उससे जो ब्रीडिंग है वो नहीं कर पाएगा मेल, यानी वो ब्रीडिंग सीजन के लिए या ब्रीडिंग के लिए मेटिंग के लिए उपयोग अपन उसको नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मेल है वो अपन रखते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए। यदि आपको मीट प्रोडक्शन करना है या आपको एग्रीकल्चर वर्क उससे करवाना है, खेती के काम आपको उससे करवाना है, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर वर्क जो करवाते थे वो बैलों से करते थे, मेल से करते थे, तो अपन उनमें क्या कर देते थे, कास्ट्रेशन कर देते थे। तो ब्रीडिंग में एनर्जी उनकी वेस्ट होती है, वो किस में काम में आएगी, एग्रीकल्चर वर्क में या मीट प्रोडक्शन में, जल्दी से वो मोटे ताजा हो जाएंगे, इसलिए अपन उनमें क्या कर देते हैं, कास्ट्रेशन करते हैं। दूसरा है वेसेक्टोमाइजेशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो शुक्रवाहिनी होती है उसको अपन काट के अलग करके बांध देते हैं, यानी शुक्रवाहिनी है उसको बीच में से अपन ने कट किया और कट करके अपन ने उसको अलग कर दिया और सेपरेट करके उसको बांध दिया। इसमें जो नर होता है उसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता तो होगी, मेटिंग की कैपेसिटी तो उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन वो जो मादा पशु है उसको गर्भित नहीं कर पाएगा, प्रेग्नेंट उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन ने उसकी शुक्रवाहिनी को काट के अलग करके बांध दिया है। ऐसे में जो उसका सीमन होगा उसके अंदर शुक्राणु है, स्पर्म है, वो स्पर्म के अंदर क्या होगा, स्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी शुक्राणु एब्सेंट होंगे, तो वो मादा पशु को गर्भित नहीं कर पाएगा। और ऐसा जो बुल होता है उसको अपन कहते हैं टीजर बुल। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि टीजर बुल है वो कैसा होता है, वेसेक्टोमाइज्ड होता है या कास्ट्रेटेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टीजर बुल के अगर यूज की मैं बात करूं तो जो फीमेल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हीट डिटेक्शन के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। हीट डिटेक्शन, मादा पशु के अंदर अपन जो हीट होता है, ताव जो होता है या पाली में आना आप कह सकते हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन इसका काम में, इस मेल पशु को अपन काम में लेते हैं। क्योंकि इस मेल पशु के अंदर जो अपन क्या करते हैं, मेल पशु में अपन ने वेसेक्टोमाइजेशन किया और जो मेल पशु है उसके चेस्ट पे अपन कलर लगा देते हैं, आगे उसके अपन कलर लगा देते हैं और उसको फीमेल के ग्रुप में छोड़ देते हैं। और उसको जैसे ही वो कोई फीमेल हीट में होगी उस पर वो माउंट करेगा, और माउंट करते ही उसका जो चेस्ट पे अपन ने कलर लगाया था वो फीमेल के बैक एरिया पे लग जाएगा। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी मादा पशु है, फीमेल है, वो हीट के अंदर है, और उसको अपन छांट के अलग कर लेंगे। जिस मेल पशु से अपने को मेटिंग करवानी होगी उससे अपन करवा सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर अपने को करवाना है तो वो अपन करवा सकते हैं, सेलेक्टिव मेटिंग अपन इसके थ्रू करवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, टीजर बुल का यूज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाउन कवर की। तो डाउन कवर मतलब जैसे ही डाउन कवर दिखे आपको समझ जाना है प्रेग्नेंट एनिमल की है वो बात हो रही है, यानी जो गर्भित पशु होता है उसकी काविंग से कुछ टाइम पहले, 1 से 2 वीक पहले अपन उसको सेपरेट कर देते हैं अदर एनिमल से, उसी को अपन क्या कहते हैं, डाउन कवर कहते हैं। तो डाउन कवर मतलब प्रेग्नेंट एनिमल, और कितने टाइम पहले आपको सेपरेट करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 से 3 वीक पहले आपको बाकी एनिमल से, या 1 से 2 वीक पहले आपको बाकी एनिमल से सेपरेट करना है, उसकी स्पेशल केयर आपको करनी है, उसको अपन कहते हैं डाउन कवर। नेक्स्ट अपने पास में है ब्रॉयलर। और ब्रॉयलर जो वर्ड है ये पोल्ट्री से रिलेटेड है। ब्रॉयलर जैसे ही आता है तो आपके माइंड में आना चाहिए मीट वाले जो बर्ड्स होते हैं वो, यानी मीट प्रोडक्शन के लिए, मीट पर्पज के लिए अगर अपन मुर्गियां पाल रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। इसके अलावा सीधा आपसे पूछा जाए कि अगर जो ब्रॉयलर होता है उसकी एज है वो कितनी होती है, उम्र उसकी कितनी होती है, तो 6 to 8 वीक एज की जो मुर्गियां होती है जिनको अपन मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। मीट प्रोडक्शन वाली मुर्गियां जिनकी उम्र 6 से 8 सप्ताह होती है ब्रॉयलर कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं कि 6 से 8 सप्ताह के अंदर इनका जो बॉडी वेट है वो कितना हो जाएगा, तो 1.5 से 2 केजी इनका बॉडी वेट है वो हो जाता है। 1.5 से 2 केजी बॉडी वेट इनका 6 से 8 सप्ताह के अंदर हो जाता है। 3 कैटेगरी होती है मोस्टली मुर्गियों के अंदर, ब्रॉयलर होता है, ग्रोवर होता है और लेयर होता है। लेकिन एक कैटेगरी कभी कभी और आपको देखने को मिल सकती है, वो होता है रोस्टर। सेकंड अगर बात करूं तो रोस्टर, ब्रॉयलर के बाद में आता है रोस्टर। अपन ने कहा कि जो ब्रॉयलर होता है उसकी एज होती है 8 वीक तक, अप टू 8 वीक तक वो हो सकता है। और 8 के बाद में आपको पता है 9 आता है, तो 9 से 12 वीक की जो मुर्गियां होती है जिनको अपन मीट प्रोडक्शन के लिए ही पालते हैं, मांस के लिए ही पालते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रोस्टर कहते हैं। यानी अपन ने ब्रॉयलर पाला था, कुछ टाइम अपन उसको सेल नहीं कर पाए, 8 वीक की एज में अपन उसको बेच नहीं पाए, और अपन ने उसको 9 से 12 सप्ताह तक रख लिया, तो अपन उसको क्या कहते हैं, रोस्टर कहते हैं। 9 से 12 सप्ताह में अगर इसके बॉडी वेट की मैं बात करूं तो बॉडी वेट इसका 2.5 से 3 केजी तक हो जाता है।
2.5 से 3 kg उसका वजन हो जाता है। थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो होता है ग्रोवर, और जो अपन फोर्थ कह सकते हैं वो होता है लेयर। लेकिन जो रोस्टर है वो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, मेनली 3 होती है, ब्रॉयलर, ग्रोवर और लेयर। तो ये बात हो गई ब्रॉयलर की। सेकंड अपन बात करते हैं ग्रोवर की। अपन ने कहा था 8 वीक तक के जो होते हैं उसको ब्रॉयलर कहते हैं, मीट पर्पज वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियां पालनी है तो उनको आपको बड़ा करना पड़ेगा, ग्रो उनको करना पड़ेगा। तो जो बीच का फेज होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रोवर कहते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, 8 वीक तक तो अपन ने देख लिया था, किसमें देखा भाई, ब्रॉयलर के अंदर। तो 8 के बाद में आपको पता है 9 आता है, और 9 से 18 सप्ताह की जो मुर्गियां होती है, 9 से 18 वीक की जो मुर्गियां होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, ग्रोवर कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात हो गई, 9 से 18 सप्ताह वाली मुर्गियां हैं वो ग्रोवर कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेयर की, और जैसे ही लेयर आए आपको समझ जाना है कि ये जो मुर्गियां होगी वो एक प्रोडक्शन वाली होगी। यदि अंडे उत्पादन के लिए अपन मुर्गियां पालते हैं तो वो कौन सी मुर्गियां होती है, लेयर्स होती है। अपन ने ग्रोवर के अंदर देखा 9 से 18 सप्ताह, तो 18 के बाद में आपको पता है, अगर एज की मैं बात करूं तो 18 के बाद में 19 या 20 भी हो सकता है, कई जगह एग्जाम में आपको 20 भी देखने को मिल सकता है। 19 से 20 सप्ताह से लेकर 72 वीक, 72 सप्ताह की जो मुर्गियां होती है उनको अपन क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। मैक्सिमम जो मुर्गियां हैं वो 72 वीक्स तक एग प्रोडक्शन करती है, और 20 सप्ताह या 20 से 22 सप्ताह की एज में वो मुर्गियां हैं वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा जो मुर्गियां होती है उनको एग प्रोडक्शन के लिए मेल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ही वो इस एज की होती है अपने आप अंडे देना है वो स्टार्ट कर देती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये आपको ध्यान रखना है कि एग प्रोडक्शन वाली मुर्गियों को ही अपन क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। तो ये अपन ने कुछ कॉमन टर्म्स थे उनके बारे में बात की है। आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। एक प्रोडक्शन 17 वीक की